हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक हफ्ते का टारगेट अब आपके सामने है। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत मैंने आपको बताया था कि अब एक वीक का टारगेट आपको दिया जाएगा। सो कल के लिए देखिए, ये तो डे 17 है, ये थर्सडे, ठीक है, ये तो आज आपने कंप्लीट कर लिया है। बट कल के लिए डे 18 के लिए टारगेट आपके सामने है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। इसमें सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट है, यानी कि आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी से जो चैप्टर 3 है, कौन सा है, घटाचक्र में आपको मिल जाएगा जैव विविधता का, यानी कि बायोडाइवर्सिटी पर। ये चैप्टर आपको तैयार करना है। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आपको इन्वायरमेंट में कल तैयार करना है। दूसरी चीज़ कि एंशिएंट हिस्ट्री में, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में आपको जो आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो आपको पोर्शन देखने को मिलता है, वो आपको तैयार करना है। सो आपके लिए दो मेन टारगेट है जो नई चीज़ें आपके लिए हैं, वो है एक इन्वायरमेंट का चैप्टर, एक है आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर। सेकंड चीज़, आपको एंशिएंट हिस्ट्री में, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में अभी तक जो आपने पढ़ लिया है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से पोस्ट गुप्तास तक का जितना भी, पोस्ट गुप्तास तक का जितना भी पोर्शन है, वो आपको रिवाइज करना है। डे टू डे बेसिस पे आपने ये सब चीज़ें तैयार की हैं। आपने रोज दो तीन टॉपिक आपने तैयार किए हैं। सो जब आप कल इसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी हाल ही में आपने चीज़ों को पढ़ा है, सो इसको आपको कल जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेना है। बिकॉज जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चाहे आप कितने भी बेस्ट ले लो, कितनी भी बुक्स ले लो, कहीं से भी कुछ भी कर लो, कितने भी वीडियोस देख लो, लेकिन जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे, तब तक आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप एग्जाम में या टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस को सही कर पाओ। इसलिए ये रिवीजन कल सबका हो जाना चाहिए। और ये दोनों एक एक चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ ये आप आराम से कर लोगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कॉमेंट्स करके बताते हो कि आपने 11 बजे तक ही कर लिया है सुबह, या आपने दोपहर तक ही जो भी डेली टास्क है उसको आपने कंप्लीट कर लिया, तो इट फील्स गुड। आपका जो मोटिवेशन है, जो आपका डिसिप्लिन है, जिस तरीके से आप लोग डेली आगे चलते हैं। इसमें डे 19 का टारगेट क्या है। डे 19 का टारगेट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। डे 19 के टारगेट में इन्वायरमेंट में आपको चैप्टर 1 करना है, जिसमें आपको पर्यावरण एवं सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कंप्लीट करना है। उसके साथ में आप देखेंगे कि जो चैप्टर 2 है, यानी कि इकोसिस्टम वाला, पारिस्थितिकी वाला, वो भी आपको पढ़ना है। जो चैप्टर 1 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर यूपीपीसीएस में 4 क्वेश्चन आए थे, आपको मालूम है, मैंने कई बार आपको ये चीज़ बताई है। तो पहला और दूसरा ये चैप्टर आपको डे 19 में, यानी कि परसों तैयार करने हैं, सैटरडे को। तो ये आपको इतना करना रहेगा। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि जब आप साउथ इंडिया के बारे में पढ़ोगे, बाकी का पोर्शन आपने रिवाइज भी कर लिया है, पढ़ भी लिया है, बट अब आप आ जाओगे साउथ इंडिया पे, और साउथ इंडिया में आपको मिलेंगे चोलास मिलेंगे, चालुक्य मिलेंगे, पल्लव्स मिलेंगे, उसके अंदर संगम एज आपको मिलेगी, संगम के जितने भी हैं वो आपको मिलेंगे। तो उसमें आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो चोल को पढ़ना है और पल्लव को पढ़ना है। चालुक्य भी इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके के चालुक्य आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा वेगी के चालुक्य, एक आपको मिलेगा वतापी के चालुक्य, जिनको वदामी भी बोलते हैं, और एक आपको और मिलेगा कर्नाटक के चालुक्य जो होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे ज्यादा जो है वो चोल इंपॉर्टेंट है, चोलास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पल्लव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टाइटल वगैरह होते हैं, जो उपाधियां वगैरह मिली रहती हैं, वो आपको स्पेशली देखना है। जैसे चोलास हैं, चोल हैं, तो इनके टाइम पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो स्थानीय स्वशासन जिसको बोला जाता है, ये बहुत क्रूशियल चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये इनकी खासियत थी। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे चोल है, तो चोलों की जो नेवी है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। चोलों के टाइम पे कमिटीज बनी हुई थी, तो वो कमिटी में कितने मेंबर होते थे और किस किस चीज के लिए कमिटी होती थी, ये सब चीजें जो बेसिक है वो आपको पता होनी चाहिए। चोलास के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो प्रशासन है, कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन देखता था, क्या वहां पे तौर तरीके होते थे, तालाब के लिए रखरखाव के लिए जो कमेटी होती थी उसको क्या बोलते थे, तो ये सब बेसिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको ये ढंग से पढ़ना है। चोलों में भी कुछ ऐसे नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुलोत्तुंग फर्स्ट है, कुलोत्तुंग प्रथम, या फिर जो विजयालय है वो हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिकॉज उसने फाउंड किया था चोलास की ये चोल डायनेस्टी को पूरा, तो आपको चोलास के बारे में, विजयालय के बारे में पढ़ना है। बाकी कुलोत्तुंग तो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो राजेंद्र है और राजराज है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। राजराज ने तो बहुत सारी चीजें की थी, आपको पता है, तंजौर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है वो भी उसी का है, बनवाया था उसने। और उसके साथ में जो राजेंद्र वन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कुछ रूलर ऐसे थे जिन्होंने श्रीलंका पर कब्जा करने का प्रयास किया था, उसको कैप्चर किया था। किसी ने पूरा कैप्चर कर लिया था, किसी ने नॉर्थ एरिया जो है श्रीलंका का उसको कैप्चर किया था। सो कुछ चीजें उन्होंने बनवाई थी, जैसे किसी ने गंगा गोल्डचोनपुरम बनवाया है, या किसी ने और कोई इस तरीके की उपाधि ली है, या कुछ नई चीज़ की है, तो वो सारी चीज़ें आपको चोलास में देखनी है। और पल्लव में भी इसी तरीके का है कि जैसे नरसिंहवर्मन प्रथम है, तो उसने क्या किया था, क्या उसकी उपाधि थी, क्या टाइटल था उसका, या उसने कोई अगर बहुत पॉपुलर मंदिर बनवाया था तो वो कौन सा है, महाबलीपुरम में कोई ऐसे काम हुए थे जो पल्लव्स ने किए थे, तो वो सारी चीज़ें आपको स्पेशली पता होनी चाहिए। बाकी चालुक्य जो है उनमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ रूलर्स इंपॉर्टेंट है। हर जो ब्रांच है, जैसे वेंगी के चालुक्य हैं, वतापी के चालुक्य हैं, कलाड़ी के चालुक्य, तो ये सब आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। बाकी जो गुजरात में है, गुजरात में जो आपको देखने को मिलते हैं सोलंकी वगैरह, वो भी सॉर्ट ऑफ चालुक्य में ही आते हैं, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा संभाल के
कंपैरिजन करके पढ़ना है कि हाँ ये वाले कौन से हैं एंड ये जो इधर वाली शाखा थी, जो इधर वाली ब्रांच थी, उसमें कौन कौन से चालुक्यास आते हैं। इसके साथ में देखो ये इतना बड़ी चीज़ नहीं है, ये वाला जो चैप्टर है ना एनवायरमेंट का, जो आप ऊपर देख रहे हो, जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है, ये आपने बहुत पढ़ा है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके साथ में जब आप साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को पढ़ोगे, जिसमें आपको चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि आपको चोल अच्छे से पढ़ना है, पल्लव अच्छे से पढ़ना है, चालुक्य में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है, ठीक है। अब इसके साथ में इंपॉर्टेंट में आपको देखना है कि एनवायरमेंट में जो चैप्टर 17, 18 और 19 है उसको आपको रिवीजन 7, 8, 9, यहाँ पे मैंने 17 लिख रखा है, इसको 7, 8, 9 कंसीडर करिएगा, 1 हटा दीजिए इनमें से, आपको 7, 8, 9 कंसीडर इसको रिवाइज करना है। ये पहले भी आपने पढ़ रखा है, इसमें आपको पता है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सारी चीज़ें थी, टाइगर रिजर्व्स थे इसमें, और जो आपका 9 चैप्टर था उसमें भी इसी तरीके से आपको पॉल्यूशन का चैप्टर देखने को मिलता है, और 8वां चैप्टर जो था वो छोटा सा चैप्टर था, वो ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर था। तो ये आपको रिवाइज करना है। उसके बाद में जब आप आगे आओगे डे 20 पे, डे 20 का टारगेट आपके सामने है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इन्वायरमेंट में चैप्टर 4 और 5 हैं, जो आपने आई थिंक कल पढ़े थे 4 और 5, वो आपको ढंग से पढ़ना है, और यही 7, 8, 9 जो आपने यहाँ पर रिवाइज किया है, पर जिसको आपको 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में मैक्सिमम रिवाइज कर लेना है, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो इससे क्या हुआ कि आपने ये जो चैप्टर 4, 5 और 7, 8, 9 है, यहाँ पर भी 7, 8, 9, यहाँ पर भी 7, 8, 9, ये आपके चैप्टर 2-2, 3-3 बार रिवाइज्ड होते चले जा रहे हैं। सो इससे क्या होगा कि अगर इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप करने की कंडीशन में रहोगे, तो आपका रिवीजन बहुत तगड़ा होता चला जाएगा एनवायरमेंट का। अब यहाँ पे इस दिन ये जो आपका डे 20 होगा ना, आज आपका डे 17 है, डे 20 को यहाँ पर आपकी एनवायरमेंट खत्म हो जाएगी एंड विथ रिवीजन। तो आपको एनवायरमेंट को लेकर के फिर घबराहट नहीं होगी, एंग्जाइटी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका एनवायरमेंट का एक जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा एंड आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो कि 20 दिन जब आपके खत्म हो रहे हैं तो आपका एनवायरमेंट का एक सेक्शन यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसके साथ में जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ध्यान देना है कि जो चैप्टर है आपका एंशिएंट लिटरेचर का, यानी कि प्राचीन साहित्य के ऊपर, कि प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन से साहित्य लिखे गए थे, क्या उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन से पॉपुलर लिटरेचर में चीज़ें थी, वो सारे नाम या वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिल्पादी कारम क्या था, या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तोलकाप्पियम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस साइड थे, मतलब इनकी लोकेशन क्या थी एंड इनकी रचना किसने की थी। तिरुवल्लुवर क्या है, किसने किसकी रचना की है, क्या है, ये सब जो नाम है ना थोड़े अटपटे से, ये आपको क्लियर होने चाहिए। इसी के साथ में आपको जो साहित्यकार हैं कुछ जिन्होंने साहित्य की रचना की है, तो उनके भी आपको नाम मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके डे 20 के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। आपको बेसिकली इन्वायरमेंट में जो आपने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बस आपको उनको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। एंड देन इसके बाद में एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ये जो एक मेन चैप्टर है एंशिएंट लिटरेचर का, बस आपको ये देखना है। यहाँ पर आपका जो डे 20 है थोड़ा सा लाइट रहेगा, हल्का रहेगा। इसमें जो भी लोग हैं आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहें या जो अपनी पुरानी चीज़ों को तैयार करना चाहें वो कर सकते हैं। एंड इसके साथ में जो ये आपका संडे का दिन रहेगा, तो इसमें आप जैसे अगर चाहो तो PYQ लगा सकते हो, या आपको लगता है कि नहीं अगर अभी मैंने 5 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई की एंड मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो इस दिन आप ब्रेक भी ले सकते हो। बिकॉज बहुत से लोगों को ये सारी चीज़ें ऊपर की इन्वायरमेंट की तैयार होंगी, तो वो लोग अपना थोड़ा सा चिल कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे डे 21 मंडे से, तो फिर से आप एक नए जोश और जुनून के साथ लग जाओगे। डे 21 का जो टारगेट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री, देखो इन्वायरमेंट आपका खत्म हो गया, अब एंशिएंट हिस्ट्री आप जब पढ़ रहे हो तो एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म कर लो यहीं से, बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो आपके सही हो जाए। अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 3 सही हो जाए, एक अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आता है तो उसके पीछे चेस करने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन 3 आपके सही हो जाए। तो इस तरीके का आपको एक रेशियो लेके चलना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप क्या करोगे, एंशिएंट हिस्ट्री में आप सबसे पहले जो प्राचीन भारत में स्थापत्य कला आपने जो पढ़ी है, यहाँ से लेकर के एंशिएंट लिटरेचर साहित्यकार तक का जो भी आपने पीछे के जो 2-3 चैप्टर पढ़े हैं 2-3 दिन में, वो आपको रिवाइज कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपने पिछला पहले रिवाइज कर लिया था इंडस वैली से लेकर के गुप्तास तक का, और ये जो प्राचीन भारत में स्थापित कला से लेकर के एंशिएंट लिटरेचर और साहित्यकार तक का जो पूरा पोर्शन था, ये आप इस दिन डे 21 में तैयार कर लोगे। और इसके साथ में जो लास्ट चैप्टर है, जो एक नया चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा, वो रहेगा पूर्व मध्यकाल यानी कि अर्ली मिडीवल वाला। ये आपको नया चैप्टर पढ़ना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पुराना है, ये बस एक नया है। एनवायरमेंट खत्म हो चुकी है, लेकिन एक बार घटना चक्र से पूरी की पूरी जो घटना चक्र है उसको आपको रिवाइज कर लेना है, सारे चैप्टर्स को। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया था कि ये वाला जो आपका था ना, इसमें आपने ये चैप्टर 4, 5, 7, 8, 9 किया था। इसके पहले आपने यहाँ पे 7, 8, 9 किया था। अब क्या करोगे कि यहाँ पर ये पुराना वाले तो है ही हैं, वो तो आपको याद ही होंगे, लेकिन जो पहला दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, या बीच से कोई चैप्टर रह गया है, जैसे मान लो 6ठा चैप्टर रह गया है 6, तो उसको आप यहाँ पर तैयार कर लोगे। तो इन्वायरमेंट जो आपने पीछे खत्म की है उसके यहाँ पे 4 रिवीजन खत्म हो जाएंगे। इस यहाँ तक आते आते, मतलब आज डे 17 है, डे 21 पे आते आते इन्वायरमेंट खत्म तो होगी ही होगी, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंट होकर इन्वायरमेंट को लेकर के कि अगर कोई आपसे रात में 3 बजे भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताने की कंडीशन में होगे। इन्वायरमेंट यहाँ से खत्म हो गया, इसके बाद आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो एक
दो क्वेश्चन हैं, कोई इधर से आपको मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कोई नई चीज़ ऐड हो गई है, जैसे अगर वेटलैंड कोई ऐड हो गई है या कोई अगर रामसर साइट ऐड हो गई है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत करते रहोगे, लेकिन इतना करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट नहीं लेगा, आपके जो मेन फैक्ट्स हैं वो गलत नहीं होंगे अगर आपने रिलीजियसली प्रोसेस को फॉलो किया होगा। डे 22 की अगर आप बात करोगे तो डे 22 में एंशिएंट हिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो खत्म हो चुका है, बस आपको उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। ये एक आपका छोटा सा टारगेट है, इसको मेन टारगेट नहीं मानोगे लेकिन थोड़ा सा टारगेट है, बस आपको इतना करना है। एंशिएंट हिस्ट्री डे 22 पे आपकी खत्म है, डे 20 पे आपकी खत्म हुई थी इन्वायरमेंट, यहाँ पर डे 22 पे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने के बाद आप यहाँ पर पॉलिटी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, पॉलिटी में मैंने आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पहले ही कराया है, प्रेसिडेंट और गवर्नर भी मैंने आपको कराया है, तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ढंग से पढ़ लेना है। उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, ये तीनों चीज़ें बेसिकली ये पांचों टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन्वायरमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व एंड फंडामेंटल राइट्स, ये मैंने सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी कराए थे लिस्टिंग के तौर पर, वही यहाँ पर ये हिंदी में लिखे हुए हैं, तो जो हिंदी वाले हैं वो ये देख सकते हैं, इंग्लिश वाले ये देख सकते हैं, तो ये आपको बेसिकली रिवाइज कर लेना है। ये मैं आपका एक स्टेमिना बनाने के लिए कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेकिन आप इस दिन से पॉलिटी समझ लो फोकस्ड वे में स्टार्ट कर रहे हो, एकदम अटैक कर रहे हो उस पर, तो ये आपको चीज़ें यहाँ पर पॉलिटी की ये तैयार करनी है। और पॉलिटी में जो भी आपने पढ़ा है डे 22 में, मतलब यही सारे टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं, जो आपने पहले भी पढ़े थे, इनको रिवाइज करना है। तो जो भी आपने पहले पढ़ रखा है वो आपका इतना अच्छा आपके माइंड में होगा कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो पहले पढ़ा था मुझे सब याद है, कोई भी चीज़ मुझसे पूछो। एंड इसमें बेसिकली आपके 1 से लेकर 50 तक के जो आर्टिकल्स थे ना, जो मैंने आपको पहले एक दिन टारगेट दिया था, वो आपके यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज भी उसमें आएगा, उसमें डीपीएसपी भी आ जाएगा, उसमें फंडामेंटल राइट्स भी आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 20 में क्या है, जैसे इस बार यूपीपीएससी 2023 का क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 20, तो आप करने की कंडीशन में रहोगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 44 में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 वो क्या है, या अगर आपसे आर्टिकल 43 पूछा जाएगा, आर्टिकल 41 पूछा जाएगा, आर्टिकल 48 पूछा जाएगा, तो आप उसको इजीली बता पाओगे। तो ये आपको इतना डे 22 में करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि आपका ये वाला वीक खत्म हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा, पॉलिटी तो चलेगी ही चलेगी, बिकॉज मैंने आपको पॉलिटी का दिखा दिया है। पॉलिटी के साथ में आपका या तो मॉडर्न हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री, कोई ना कोई एक सेक्शन शुरू हो जाएगा, एंड देन उसके एक हफ्ते का वो मैं बता दूंगा। लेकिन ये जो डे 22 है, यहाँ तक आपको तैयार करना है, और आप देखोगे कि डे 22 खत्म होते होते आपका ईवीएस और आपका एंशिएंट हिस्ट्री, ये दोनों सेक्शन आपके खत्म हो गए हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप करने की कंडीशन में रहोगे। आई होप आपको ये टारगेट समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा इसलिए आपको समझाया है, सो दैट कई लोगों को डाउट होता है कि जब कभी बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं तो उसमें बुद्धिज्म में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, या जैनिज्म पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सो अब से क्या होगा कि मैं एक हफ्ते का, 15 दिन का, एक महीने का मैं आपको टारगेट बता दिया करूँगा, सो दैट किसी का अगर छूट जाता है तो वो PDF रहेगी टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर किसी को नहीं पता है टेलीग्राम चैनल, तो वो अनुज चतुर्वेदी UPPSC, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, पब्लिक है ये, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक में दे देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिला करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ सब लोग जुड़े हुए हैं, सब अपना शेयर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कमेंट्स में लोग अपना बताते रहते हैं कि उन्होंने कैसे किया है, एक उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको पहले ही 15-20 दिन का, 1 महीने का बता दिया करूँगा, तो उससे आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ इस तारीख को, इस डेट को मेरी ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अब जैसे जो नेक्स्ट हफ्ता होगा या नेक्स्ट जो आपके 15 दिन होंगे, उसमें आपका EVS एंशिएंट हिस्ट्री के अलावा और क्या नई चीज़ है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, या आपकी पॉलिटी पूरी खत्म होनी है, या फिर आपका मिडिवल हिस्ट्री है, या फिर आपका ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, या कोई एक कॉन्टिनेंट है जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है या साउथ अमेरिका है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को लेकर के वो चीज़ें आपकी तैयार होती रहेंगी। तो अभी तो आपका अगस्त है, अभी तो आपका अगस्त भी खत्म नहीं हुआ है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने आपके पास है, सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो मेन चीज़ हो और आप 3 महीने के बाद भी वो चीज़ आपने पढ़ी ना हो, आपने तैयार ना किया हो। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो डे टू डे बेसिस पे अगर आप 1 हफ्ते भी लगोगे तो वो आपकी तैयार हो जाएंगी। एंड बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर के वरीड थे कि हिंदी के लिए बताइए, हिंदी में हो जाएगा, आप परेशान मत हो। अब जब डे टू डे बेसिस पे जब चीज़ों को तैयार आप कर रहे हो, तो हिंदी को लेकर के बिल्कुल भी स्ट्रेस ना रहो, हिंदी सब तैयार हो जाएगी।